नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और सब लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। कई दिन से और कई लोगों से ऐसी एक दो कमेंट और कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस मेरे पास आए हैं कि डायबिटीज़ पे कोई वीडियो बनाई जाए, उसके ट्रीटमेंट पे, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके बारे में थोड़ा सा पहले पता होना चाहिए, उसके बाद फिर हम उसके ट्रीटमेंट की वीडियो पे काम करें। तो उसी सीरीज में आज एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो मैं ये आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि डायबिटीज़ कोई अकेली बीमारी नहीं है, सिंगल डिजीज नहीं है। इट्स अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जिसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के रूप में फिर वो आपके सामने आते हैं। तो आज का वीडियो वही है कि एक्चुअली जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो लेवल है वो एक समान स्थिति में या एक डेफिनेट स्थिति में मेंटेन रहना जरूरी क्यों है, और नहीं रहेगा तो क्या होगा, अगर वो बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा। क्योंकि डायबिटीज को हम एक तरीके से ग्लूकोज का जो लेवल है उसके हाई होने को ही देखते हैं, जिसे हम हाइपर ग्लाइसीमिया बोलते हैं। लेकिन जब वो वैल्यू एक डेफिनेट वैल्यू है उससे नीचे हो जाती है, फिर हम उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। मतलब वो वैल्यू अपनी नॉर्मल वैल्यू से नीचे जो है वो चली गई। तो ये ब्लड ग्लूकोज का रेगुलेशन इतना जरूरी क्यों है, और रेगुलेट नहीं होगा तो क्या होगा और क्या क्या सिम्टम होते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी यह है, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि भाई डायबिटीज़ वाले को क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, लेकिन वो होता क्यों है, वो सिम्टम हमारे सामने आते क्यों। ऐसी 4-5 चीज़ें मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। उसके बाद इस एक सीरीज के रूप में डायबिटीज़ को हम कंप्लीट करेंगे। डायबिटीज़ क्या है, कितने टाइप की है, और दूसरे जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है वो कैसे उसके साथ फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो सब वन बाय वन करके हम जो है अलग अलग वीडियोस में डालते रहेंगे, बनाते रहेंगे। तो ग्लूकोज जो है एक्चुअली एक बड़ा एनर्जी का सोर्स है हमारी बॉडी में, और ग्लूकोज से जो है वो हमारे जो ऑर्गन है वो डायरेक्ट एनर्जी लेते हैं, कैलोरीज लेते हैं, फिर जाके वो उनकी जो फंक्शनिंग है वो अच्छे से कर पाते हैं। तो यहाँ दो कंडीशन मैंने आपको बताई है कि भाई हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब अगर ग्लूकोज की वैल्यू ब्लड में कम हो जाए तो क्या होगा और हाई हो जाए तो क्या होगा। लेकिन क्यों होगा ये जानना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे फिलहाल में अगर मैं अभी बात करूँ आपके लिए कि भाई हाइपोग्लाइसीमिया मतलब अगर कम वैल्यू उसकी ब्लड में हो जाए तो कोई सिचुएशन क्यों होगी और कैसे हो रही है। तो इसमें 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा। पहली चीज़ यह है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, CNS जिसे बोलते हैं, हमारा ब्रेन है, ठीक है, और उसमें न्यूरॉन है अलग अलग, उनका जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ग्लूकोज ही है। ग्लूकोज से ही वो एनर्जी जो है वो प्राप्त करते हैं। और भी एनर्जी के सोर्स जैसे कीटोन से भी कैलोरीज और एनर्जी के सोर्स एज ए सोर्स देखा जा सकता है, लेकिन उसमें ग्लूकोज की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए ब्रेन उसको प्राइम सोर्स पे नहीं रखता है। प्राइम सोर्स जो है, प्रिफरेबल जो सोर्स है वो ग्लूकोज ही है। इसके अलावा फ्री फैटी एसिड से भी, लेकिन फ्री फैटी एसिड के साथ में प्रॉब्लम है। एक्चुअली फ्री तो वो होता नहीं है, उसके साथ और भी कंपोनेंट लगे होते हैं, एल्ब्यूमिन, प्री एल्ब्यूमिन। तो जिन सोर्स के साथ वो अटैच होता है, जिन सोर्स के साथ अटैच होकर वो आगे बढ़ता है, वो जो सोर्सेज हैं एल्ब्यूमिन, प्री एल्ब्यूमिन, वो जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस करके अंदर जो न्यूरॉन तक नहीं जा पाते। अब अगर वो वहां तक नहीं जाएंगे तो सीधी सी बात है, उससे एनर्जी ब्रेन नहीं ले सकता है। तो ग्लूकोज जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके अंदर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एनर्जी दे सकता है, इसलिए ब्रेन जो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो माइंड लेवल पे क्या सिम्टम आते हैं आप सब जानते ही हैं, और वो अनकॉन्शियस स्थिति में चला जाता है, उसको चक्कर आ रहे हैं, ये सब चीजें, सारी चीजें देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसके माइंड को एनर्जी नहीं मिल पा रही है। दूसरा है हमारी आंख में जो रेटिना होती है
उसका भी जो मेन सोर्स है वो ग्लूकोज ही है। तो यानी कि कम होने पे, हालांकि ज़्यादा होने पे भी रेटिना इफेक्ट होती है, क्योंकि उसकी जो ब्लड वेसल्स है जो वो वेस्कुलर लेवल पे चला जाता है, हाई पर जो होता है, तो भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन कम होने में भी रेटिना को प्रॉब्लम होती है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जो गोनाड्स होते हैं, जैसे टेस्टिस और ओवरीज हो गई, तो वहाँ की जो जर्मिनल एपिथेलियम है, उसका भी जो मेन एनर्जी का सोर्स है वो ग्लूकोज ही है। अब कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, कितनी सारी चीजें, लाइफ सेविंग आप जर्मिनल एपिथेलियम को मान सकते हैं, लाइफ सेविंग है। और जो एक आदमी के अंश में मरता नहीं है, उसके जीन्स जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रेवल करते हैं, वो जर्मिनल एपिथेलियम के थ्रू ही बनते हैं। तो आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट ऑर्गन का भी जो एनर्जी सोर्स है वो ग्लूकोज ही है। तो इसलिए ग्लूकोज का एक डेफिनिट वैल्यू में, एक डेफिनिट मात्रा में ब्लड में बना रहना बहुत जरूरी होता है। तो ये तो था कि भाई हाइपो अगर हो जाए, वैल्यू कम हो जाए, तो कौन से ऑर्गन जो सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पे हालत खराब हो जाती है और क्यों होती है, वो मैंने आपको बता दिया कि उसका एनर्जी सोर्स ग्लूकोज ही है। और ब्लड में ग्लूकोज की वैल्यू कम होगी तो उन पार्ट्स को, उन जगह को उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। अब हम आते हैं कि भाई हाइपर हो, ज्यादा हो तो क्या सिचुएशन होगी। तो इस कंडीशन में सबसे पहले और सबसे बड़े जो इफेक्ट हैं वो किडनी के थ्रू ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि ज्यादा होने का मतलब ये है कि फिल्ट्रेशन तो किडनी को ही करना है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो भी वहीं से निकलेगा, ठीक है ना। तो किडनी वहां पे अब कैसे इफेक्ट होती है और किडनी के फंक्शन कैसे इफेक्ट होते हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नॉर्मल एक जो पीपल होते हैं, जो नॉर्मल आदमी होते हैं, उन सब में जब आपका जो नेफ्रॉन के थ्रू, हम जानते हैं मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन किडनी में होते हैं, किडनी के चैप्टर में हम उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी कभी देखेंगे। तो एक नेफ्रॉन को अगर कट आउट करके आप बाहर निकालें तो उसका जो पूरा बोमन कैप्सूल हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गई, वो सारी चीजें सब पूरा का पूरा जो एक साइकिल है, पूरा कर्व है, उस कर्व को अगर हम देखें तो उस कर्व में, पूरे कर्व में आप देखो इलेक्ट्रोलाइट भी मेंटेन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी एब्जॉर्ब होते हैं वहीं पे सारे, वहीं से ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब होता है। तो अगर ग्लूकोज की वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जितना उसको एब्जॉर्ब करना है उतना तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा वहां पे, लेकिन जो वैल्यू जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा होगा वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तो आपके यूरिन के थ्रू ग्लूकोज जाएगा, यूरिन के थ्रू ग्लूकोज पास होगा, मतलब एनर्जी वहां से जो है वो पास होगी। अब एनर्जी पास होगी तो वीकनेस आएगी, वीकनेस आएगी वेट लॉस होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां से, और आप देखते हैं कि डायबिटीज में एक लेवल पे जाके बहुत तेजी से वेट लॉस होते हुए देखा गया। इसके अलावा जो हमारी जो सेल हैं, जो हमारे एक्चुअली जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स वहाँ पे जो भरा होता है सेल्स में, सेल्स के अंदर बाहर, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी और उनको जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो देने के लिए भी, उसमें भी एक ओस्मोटिक इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है, जिससे जो सेल है वो ड्राई होनी स्टार्ट हो जाती है, सेल की डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है। डिहाइड्रेशन का भी बड़ा रोल है ग्लूकोज लेवल ज्यादा होने में, तो सॉरी डिहाइड्रेशन में ग्लूकोज का ज्यादा होने का रोल है। तो जो सेल है वो डिहाइड्रेट हो जाएंगी, फिर वही सेल डिहाइड्रेट होंगी, उनका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो तेजी से एब्जॉर्ब होगा, तेजी से घटेगा, यानी कि फिर जो बंदा है जिसको प्रॉब्लम हो रही है उसको फिर एक बड़े लेवल पे वीकनेस जो है वो महसूस होगी, वेट लॉस में भी उसका एक इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से वहां पे एनर्जी निकल रही है, वेट लॉस हो रहा है, ग्लूकोज जा रहा है। लेकिन एक और बड़ा इफेक्ट है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज किडनी फिल्टर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज फिल्टर नहीं हो पा रहा है, वो यूरिन में जाएगा, लेकिन ग्लूकोज अपने साथ एक बड़ी क्वांटिटी में, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में, उसकी प्रॉपर्टी होती है वो पानी को लेके निकलता है। यानी कि आप, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि एक एग्जांपल के रूप में, यूनिट नहीं बता रहा हूं, कि एक ड्रॉप ग्लूकोज अपने साथ 10 ड्रॉप पानी की लेके जा रहा है,
यानी कि वही के शरीर से फिर ज्यादा पानी निकलेगा, ज्यादा पानी निकलेगा, ज्यादा यूरिन आएगा, ठीक है, डायूरेसिस आपको हो जाएगा। और ज्यादा यूरिन होने वाली सिचुएशन में क्या होगा, जो हाइपोथैलेमस में थर्स्ट सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो बोलेगा कि भाई आपका जो पानी है वो ज्यादा निकल गया है, आपको प्यास लगी है, पानी पीजिए, यानी कि प्यास भी ज्यादा लगेगी। जब वीकनेस आएगी तो फिर हाइपोथैलेमस से एपेटाइट सेंटर जो है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। वो बोलेगा भाई आप वीक हो रहे हैं, आप कमजोर होते हैं दिन बर दिन, और आपको खाना ज़्यादा खाना चाहिए। फिर उसको बार बार भूख लगेगी, ज़्यादा भूख लगेगी। तो ये सारी सिचुएशन वहाँ पे आपको एक डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिल रही है। लेकिन क्यों मिल रही है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो कहाँ कहाँ कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व है वो आप देखिए। तो अब आप देखिए कि ज़्यादा पानी निकल रहा है, पानी निकलने से वहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रही है। और एक चीज़ और है कि जब पानी ज़्यादा निकलेगा, ग्लूकोज ज़्यादा पानी को लेके जाएगा, तो यूरिन का फ्लो भी बढ़ेगा। फ्लो मतलब तेजी से भी निकलेगा, वो तेजी से निकलेगा, प्लस ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा वॉल्यूम में निकलेगा, ज़्यादा बाहर निकलेगा। तो इससे क्या होगा, जो मिनरल एब्जॉर्प्शन की, इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो भी बहुत स्लो वहां पे होती है, बहुत तेज नहीं होती। तो वो उतने इलेक्ट्रोलाइट्स भी वहां से नहीं निकाल पाती है। आप समझिए कन्वेयर बेल्ट चल रही है, उस पर बहुत सारी कुछ चीजें रखी हैं, एक आदमी को बिठाया, भाई आप उठा के रखते रहिए। अब अगर ये कन्वेयर बेल्ट बहुत तेजी से चले, दुगनी स्पीड से हो जाए, 3 गुनी स्पीड से हो जाए, तो वो आदमी तो उतना ही रख पाएगा ना, बाकी सब ऐसे ही निकल जाएंगे। तो यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स के एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी शरीर में देखने को मिलेंगे। सोडियम पोटेशियम चैनल जो है वो सारे इफेक्ट हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारी जो समस्या है वो धीरे धीरे देखने को मिलेंगी। रेटिना इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और फिर आगे जो वेस्कुलर लेवल पे चली जाती है डिजीज, वो नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी प्रॉब्लम है, फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी, ठीक है, आंखों की प्रॉब्लम रेटिना की वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डायबिटीज से फिर आगे क्रिएट होकर दूसरे दूसरे रूप जो है वो धारण कर लेती है। तो इस तरीके से मैंने बताया कि भाई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो जाएगा। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। अब आप देखिए कि किस तरीके से सब चीजें हो रही हैं। हो रही हैं वो तो हमें पता है, लेकिन क्यों कैसे हो रही हैं वो पता होना ज़्यादा जरूरी है। ये हमें रेमेडी सिलेक्शन में हेल्प करेगा, क्योंकि हमारी जो रेमेडी है वो ऑर्गन बेस्ड है। तो अब डायबिटीज में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं वो तो पता होना चाहिए ना। या केवल सिर्फ ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई इस यूट्यूब चैनल से या इस वेबसाइट से या उन व्हाट्सएप ग्रुप से हमें कोई फॉर्मूला मिल गया और हमने यूज कर लिया, फिर सबको उसी वही फॉर्मूला हम दे रहे हैं। इंडिविजुअलाइजेशन हालांकि होम्योपैथी में ज्यादा जरूरी है, लेकिन कुछ हद तक हमें भी तो करना पड़ेगा। अगर हम टेम्परामेंट को मान रहे हैं फिर तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टेम्परामेंट को भी नहीं मान रहे हैं तो कम से कम इतना तो आपको देखना ही होगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन जिसके जिसके आप काउंसलिंग कर रहे हैं, जो आपके सामने बैठा है, उसका कौन सा ऑर्गन इफेक्ट है। अब किडनी के साथ लीवर इफेक्ट होगा ही होगा, किडनी लीवर पति पत्नी का साथ होता है। तो लीवर में कितना इफेक्ट है, उसकी रेमेडी कौन सी देनी है आपको। C5 से काम चलेगा या S5 भी देनी होगी, W से काम चल जाएगा, F1 भी देनी होगी। तो वो चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। डायबिटीज़ का जो पेशेंट है उसका कहीं ना कहीं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, ठीक है। जो मेल हैं उसको मेल जेनेटल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फंगल इन्फेक्शन उनको बार बार होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें साथ में लेके चलनी पड़ेंगी आपको, उस तरीके से ही आप उसको ट्रीट कर पाएंगे। तो ये तो था कि ब्लड ग्लूकोज का रेगुलेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उसकी इम्पोर्टेंसी ऐसे क्यों उसमें रखी है। बाकी कुछ लोगों के मैसेज पिछले हफ्ते से आ रहे थे, मेरे पास कुछ शॉर्टेज थी बुक की, वो प्रिंट होके नहीं आ पाई थी थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से। अब जो है अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन अवेलेबल हैं मेरे पास। तो किसी को रिक्वायर्ड अगर है, या जिन लोगों के मैसेज आए मैं उनको नहीं दे पाया, अब मेरे पास रिकॉर्ड में तो नहीं है। अब वो लोग अगर वीडियो सुन रहे हैं तो चाहे तो मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको जो है बुक भेज दूंगा। और ये अवेलेबल हो गई हैं, पिछले दिनों अवेलेबल नहीं थी।
उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।